देखिए, हम यहाँ देख रहे थे तो मैंने वो पार्ट अपलोड कर दिया है। यहीं से हमें बताना था। तो यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना था। तो यहाँ पर जो परिसीमन आयोग का गठन है वो आपका आर्टिकल 82 में नहीं है। ये 82 में ना होकर के 81 में ना होकर के 82 में है। ठीक है, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल अगर याद है तो हम इस तरीके से टैकल कर ले जाएंगे। अगर नहीं याद है तो कम से कम 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से 2 या 3 तो याद होने ही चाहिए। देखिए, प्रशासनिक अधिकरण जो होता है वो 323 का से ही होता है। समान नागरिक संहिता 44 आपको पता ही है। यूसीसी बोलते हैं शॉर्ट्स में, है ना, शॉर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति वो आर्टिकल 51 में आपको बोला ही जाता है। तो यहाँ पर 81 की जगह 82 होगा। 81 गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है फ्री पोर्ट, बी डच डिजीज, सी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, या डी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये इकोनॉमी की शब्दावली है, तो ऐसे नॉर्मल आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो आप जब करंट में वगैरह में पढ़ते हो तो सुनते नहीं हो कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी गई है, या चाइना हमारे यहाँ अपना माल बहुत डंप कर रहा है तो हम उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मतलब किसी भी राज्य को, किसी भी देश को करना पड़ता है अपने उत्पादों को सुरक्षा देने के लिए। तो वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। काउंटर वेलिंग की परिभाषा थोड़ा दूसरी होती है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इकोनॉमिक शब्दावलियाँ हैं तो नॉर्मल शब्दावलियों से अलग रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड है इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखो, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, बट इन्होंने कहा ना कि इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट सही है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ना कि जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी अग्रणी बैंक योजना, सी भारतीय स्टेट बैंक, या डी नाबार्ड बैंक। तो किसी और का याद हो ना हो, भारतीय स्टेट बैंक का तो आपको याद ही है 1955। ठीक है, तो ये पहले ही आपके स्थापना हुई है और बैंकों की अपेक्षा में। लेकिन आपको अगर और सबका याद हो तो फिर आप आंसर को निकाल ले जाओगे, है ना। अग्रणी बैंक योजना जो आपकी वो 1969 हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं वो आपकी 1975 में हो जाएगी। ठीक है, स्थापना हुई है। और देखिए 1975 जो हो जाएगा वो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा 1975। ये आपकी जो क्या बोलते हैं नाबार्ड, ये 1982 हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि स्थापना की दृष्टि से सबसे अंतिम स्थान जो है वो आपका नाबार्ड का ही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और आप PDF में देख लेना, और भी चीज़ें अच्छे से दे देते हैं, तो उससे क्या है ना कि हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, केन्स ने मौद्रिक, कीन्स आप देखते हैं ना कीन्स की इकोनॉमिक, तो उन्हीं का ही नाम यहाँ पर केन्स कर दिया, इन्होंने लिख दिया है, मतलब प्रिंटिंग थोड़ी सी गलत है। तो केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। कारण मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है, ऐसा कीन्स महोदय का कहना है। ठीक है, ऑप्शन आपको पता ही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर का अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो कीन्स महोदय ने कहा है वो सही है। ठीक है,
कीन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, बी परिवहन एवं संचार का विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास, या डी राजनैतिक विकास। सबसे पहली बात तो इस टेस्ट सीरीज में करंट भी हर मंथ दिए गए हैं, करंट के क्वेश्चन। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कितना भी आप पढ़ लीजिए, बिना प्रैक्टिस के आपको नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करें, चाहे जीएस वर्ल्ड की करें, DIS की करें, जो भी करें, पर कर लें। और इसमें करंट है, इसलिए मैं और जोर दे रही हूँ कि आप जरूर पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेंड करें। आंसर की बात कर लेते हैं। तो मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है, ठीक है, जो परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, परिवहन एवं संचार का विकास। आगे बढ़ते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, बी भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, सी आर्थिक विकास के लिए, डी विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक हो जाता है ना। तो आर्थिक विकास के लिए बढ़ावा देना, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फ्लोरोसेंट पाउडर, बी क्रिस्टल, सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या डी स्वर्ण धूल, ठीक है। तो जो आपका फ्लोरोसेंट पाउडर होता है ना, उसका उपयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, पॉलिटी के भी हैं, हिस्ट्री के हैं, करंट के हैं, इकोनॉमी के हैं, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ये आपकी सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, क्लोरोमाइसेटिन है ना, और कोयला खनन, बी क्रिस्टल वायलेट, टायफॉइड नासी, ठीक है, सी कलाय खंज, थर्ड प्रतिरोधी, डी न्यूमोकोनियोसिस खेसरी दाल। इनको हमें इस सूची के तरीके से इससे कूट से मिलान करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आयोग भी बनाता है ना, तो इनको मिलान करके सही आंसर का बताना है, ठीक है। देखिए जब हम इस तरीके से मिलाएंगे तो आपका जो क्लोरोमाइसेटिन है ये आपका आ जाएगा टाइफॉइड नासी, ठीक है, A2। अब A2 दो जगह है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट ये होता है आपका प्रतिरोधी, ठीक है, ये आपका प्रतिरोधी हो जाएगा। तो इस तरीके से सी जो कूट होगा, जो आंसर होगा वो सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मेटाक्स परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन है क्षय रोग से, बी कैंसर से, सी एड्स से, या डी मानसिक आघात से, ठीक है। तो जो मेटाक्स परीक्षण है वो क्षय रोग से संबंधित है, और इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरकुलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है या लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्षय रोग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सी विषाक्तता, ठीक है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब क्यों करती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी जादूगोंडा में, और डी नई दिल्ली में, ठीक है। तो
जो आपकी भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कंपनी है UCIL, ये यूरेनियम खनन और प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, काम करता है, ठीक है। और इस निगम की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में यूरेनियम के खनन एवं शोधन का कार्य करना है। और इसका मुख्यालय भी जो है वो जादूगोंडा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, या डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। काम, भोजन और उत्पादन, है ना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 to 90 का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना रहा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी खूब बनते हैं साइंस के। क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, ऑप्शन है सूक्ष्मजीव, बी प्रोटीन, सी अकार्बनिक यौगिक, या डी फफूंद, ठीक है। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी, ठीक है। इसमें देखो ये भी दे देते हैं, तो जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी, तो बी ऑप्शन आपका सही है। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? ऑप्शन है एथिलीन, बी जिब्रेलिन्स, सी साइटोकाइनिन, या डी एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स नामक जो ये हार्मोन होता है, ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और इसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। यह बीजों की सुसुप्त अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, जिब्रेलिन्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये फसल है और ये प्रजाति है फसल की। ऑप्शन है आंवला, कंचन, बी सरसों, वरुणा, सी मटर, सपना, डी भिंडी, सूर्या। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है। तो सूर्या आम, पपीता था आलू की प्रजाति है, ठीक है। सूर्या जो है, सूर्या, आम, पपीता, ये आलू की प्रजाति हैं। यहाँ पर इन्होंने सूर्य की जगह भिंडी दे दी है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। सेकंड है कि क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इनमें से केवल फर्स्ट सत्य है, बी केवल सेकंड सत्य है, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। तो सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, क्योंकि जो दोनों ही कथन कहे जा रहे हैं ये अपने आप में सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है लाइकेन, बी कवक मूल, सी प्रवाल मूल, डी शैवाल। खूब क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल सोख कर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, मतलब नीचे से जल को सोख कर चीज़ों को और उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, ठीक है। जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कवक मूल, ठीक है। आप जब पीडीएफ को एक बार और अच्छे से पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बी सेकेंड जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, थर्ड किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपके फिलहाल डी ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन जो बताया है इन्होंने, जो कथन है आपके तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं आपको पीडीएफ इसलिए बोलती हूँ पढ़ने को, जब हम भी क्लास करते थे तो जब सर कोई भी कॉन्सेप्ट बताते थे, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी या कुछ भी, उतने समय हमारे दिमाग में चीज़ें चली जाती है और हमें लगता है कि हमें तो समझ में आ गया, और मुझे भी ऐसा लगता था कि ये समझ में तो आ गया, आप कोई भी पूछेगा बता देंगे।
लेकिन जब वही क्वेश्चन और उनके जो फैक्ट है वो जब टकराते हैं दूसरे क्वेश्चन से, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और अगर हमने रिवीजन नहीं किया या हमने एक से दो बार दूसरी बार नहीं पढ़ा उसको, तो पता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये लाइन सही है, फिर बोलते हैं, फिर मन क्या कहता है कि नहीं नहीं सेकंड ऑप्शन सही है, फिर क्या मन होता है, नहीं नहीं थर्ड ऑप्शन सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोबारा में रिवीजन और क्लैरिटी नहीं होती है। एक बार तो हमने पढ़ा, समझ में आया, लेकिन क्लैरिटी की कमी हो जाती है। तो इसलिए मैं एक दो लाइनें बता देती हूँ कभी कभी जो इंपॉर्टेंट लगता है, जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि क्या बात कह रहा है। लेकिन पूरी बात नहीं बताती हूँ क्योंकि वीडियो तो लंबा होगा ही ऑब्वियसली। 2.5 घंटे की वीडियो मैं देख रही हूँ इतने ही क्वेश्चन के, और मेरा 2 घंटे में ही 1.5 घंटे में ही हो जाता है। तो इसलिए कि आप जब पढ़ोगे ना तो आप उस चीज़ को समझोगे कि ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या कह रहा है, फिर आपको चीज़ें उसमें क्लियर समझ में आएगी। वरना कई बार हमारा मन मानता ही नहीं कि नहीं नहीं इसका ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, पर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये पदार्थ है और ये उसके उपयोग है। ऑप्शन ए बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। सी है टेक्साल कैंसर रोधी दवा। डी है नाइट्रोसेलुलोज संश्लेषित रबर। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक होता है, ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज जो है ये संश्लेषित रबर नहीं है, ये विस्फोटक होता है। तो ये यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। मैं इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैंने वो गलतियाँ की हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी उस गलती को दोहराओ, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है ग्लोबिन, बी फाइब्रेनोजन, सी हिपैरिन या डी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो हिपैरिन को एंटीथ्रबिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है, ठीक है, हिपैरिन को। तो इनमें से कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपैरिन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। ऑप्शन है बैंगनी और नारंगी, बी नीला और लाल, सी इंडिगो और पीला या डी पीला और बैंगनी, ठीक है। किसका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। पादप नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं, लाल और नीला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है। ऑप्शन ए विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बी बंची टॉप ऑफ बनाना, सी एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या डी पोटैटो मोज़ेक रोग, ठीक है। तो जो आपका ए ऑप्शन है विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, आलू का शिथिल रोग, ठीक है। तो यही आपका जीवाणु रोग का कारण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। ऑप्शन है गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, बी गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सी गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा या डी गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम की तरफ कौन बहती है, इसके बाद में ये पूर्व की ओर, ठीक है। तो देखो आपकी गंगा पहले, फिर इसके बाद में गोमती आएंगी, फिर घाघरा, फिर गंडक आएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पश्चिम में पहले गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सरोद वादन के लिए, बी तबला वादन के लिए, सी सितार वादन के लिए, डी बांसुरी वादन के लिए, ठीक है। देखिए इटावा गौरीपुर घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान है। ऑप्शन है वाराणसी का, बी लखनऊ का, सी कानपुर का या डी प्रयागराज का जनघनत्व के मामले में, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान वाराणसी का है, ठीक है।
तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, बी कानपुर, सी बलरामपुर, या डी बागपत। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला बलरामपुर है, ठीक है। 4 लिंगानुपात पूछते हैं, एक तो ओवरऑल पूछते हैं कितना है, फिर शिशु लिंगानुपात, फिर SC लिंगानुपात और ST लिंगानुपात, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। शिशु लिंगानुपात आपका 902 है, SC लिंगानुपात 907 है और ST का लिंगानुपात 951 है, ठीक है। अब जिले कौन से हैं ये फिर आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बनते हैं वो कॉन्सेप्ट किताबों से नहीं बनते हैं, है ना। वो कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किधर घुमा देता है, ये चीज़ें इसमें पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है, आपको पता ही है। कथन कह रहा है कि हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। कारण कह रहा है कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो अभिकथन ए और कारणार्थ दोनों सत्य हैं आपके, और अभिकथन ए कारणार्थ की सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कीट भक्षी पौधों के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। बी, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। थर्ड, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर कीट भक्षी पौधों के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए सेकेंड और थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड, डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। हम बात कर लेते कीट भक्षी पौधों के बारे में। तो कीट भक्षी पौधों के बारे में जो तीनों आपके कथन दिए गए वो सत्य हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है और थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। सेकंड, पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। सेकंड में कह रहे हैं कि पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आपके जो दोनों कथन हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट वर्ष 1980 में, बी वर्ष 1983 में, सी वर्ष 1987 में, या डी वर्ष 1992 में, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट संस्थान होते हैं उनके बारे में पूछते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किया गया था, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके यानी कि बदल के अब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा कर दिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सेंसस के भी क्वेश्चन है, आगे करंट के भी क्वेश्चन है, सीसैट तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन है गोरखपुर में, बी गौतम बुद्ध नगर में, सी गाजियाबाद में, या डी बागपत में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है ना, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो आपकी गौतम बुद्ध नगर जिले में तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज जिले में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची फर्स्ट है और ये आपकी सूची सेकंड है। ऑप्शन है IIVR वाराणसी, बी IIPR, सेकंड कानपुर, सी IISR, थर्ड लखनऊ, डी IIHR बंगलुरु, ठीक है। ये आपका कोड दिया गया है, यहाँ से पहले सही उत्तर का चयन करना है, इसके बाद में कोड को मिलाना है, ठीक है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR आपका फर्स्ट जो है
वो आपका वाराणसी में ही है, ठीक है। सेकेंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR, ये आपका कानपुर में है ना। थर्ड आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च IISR, लखनऊ। फोर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, बेंगलुरु। तो सी ऑप्शन आपका यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि सही सुमेलित है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था। ऑप्शन है 24 जनवरी 2020 को, बी 24 जनवरी 2017 को, सी 24 जनवरी 2018 को, या डी 24 जनवरी 2021 को। ये JRF में क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपी स्पेशल के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से ये मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार 24 जनवरी 2018 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो 2018 यानी कि जब बीजेपी की सरकार बनती है इधर, और योगी जी ने ये वाला काम किया था, ठीक है। मतलब सब ने मिल के ऑब्वियसली, बट मुख्यमंत्री योगी जी ही थे, मतलब है भी अभी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है लगभग। ऑप्शन है 6.33%, बी 7.33%, सी 8.13% या डी 9%, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। सेकेंड, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी। असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन है केवल सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। और सेकेंड भी खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। तो इस तरीके से असत्य कथनों का चयन करना है तो डी हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, क्योंकि असत्य पूछ रहे हैं, असत्य तो दोनों ही नहीं है, सत्य हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकेंड है, ठीक है। ये मेला या उत्सव है और ये स्थान है। ऑप्शन है रामायण मेला चित्रकूट, बी बटेश्वर मेला आगरा, सी कलिंजर मेला बांदा, डी सोरो मेला कासगंज। अब ये यहाँ पर कूट दिया गया है तो उस तरीके से हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सारे के सारी चीज़ें सही से सुमेलित है। तो ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था। ऑप्शन है सूरसेन, बी कोसल, सी मल्ल या डी पांचाल, ठीक है। कोसल आपका इधर क्या बोलते हैं मतलब जो 16 महाजनपद में से 8 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित थे, है ना। तो कोसल आपका अयोध्या के आसपास था, पांचाल आपका इधर था, सूरसेन ही मथुरा के आसपास का जनपद रहेगा। एक बार देख लेते हैं, मथुरा के आसपास का जनपद, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, सूरसेन ही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है माता टीला बांध, बी राजघाट बांध, सी रानी लक्ष्मीबाई बांध या डी बाण सागर बांध, ठीक है। तो बाण सागर बांध सोन नदी पर अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन आपका बाण सागर बांध हो जाएगा जो सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है अप्रैल 1993 में,
बी अप्रैल 1994 में, सी मई 1992 में, या डी अप्रैल 1991 में। ठीक है, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है, पंचायतों या नगरीय निकायों के चुनाव, है ना। तो जो इसकी स्थापना होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो होती है वो आपकी 1994 में होती है, यानी कि अप्रैल 1994 में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये मंदिर है और ये स्थान है। ऑप्शन है गोविंद देव मंदिर मथुरा, बी दशावतार मंदिर ललितपुर, सी रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर, डी दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। ठीक है, तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपका सोनभद्र में है, और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर में नहीं है, ये आपका सोनभद्र में है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। ऑप्शन है कजरी, बी आला, सी रसिया, डी कार्तिक गीत। ठीक है, तो कजरी आपका मिर्जापुर, आला आपका बुंदेलखंड। देखिए, लोकगीत और लोक नृत्य से तो क्वेश्चन बनते रहते हैं। कजरी रसिया आला उत्तर प्रदेश के ही हैं, कार्तिक गीत जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कारण कहता है कि इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है पर किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कथन ए कारण आर की सही व्याख्या भी करता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, सबको पता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में रामसर, जो ईरान में एक शहर है, के नाम पर रामसर साइट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। ऑप्शन है तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, बी तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, सी तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रव्रजन, या डी सोवियत प्रव्रजकों की बाढ़। ठीक है, तो जिसको नया जनसंख्या बम कहा जा रहा है वो क्या है, तो इसका तात्पर्य तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ठीक है, बी ऑप्शन यानी कि सही है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट हो गए सी सेट के क्वेश्चन। ये तो आप जो एक मतलब इसका जो बताया जाता है कॉन्सेप्ट, उससे आप कर सकते हो या फिर पीडीएफ से देख के कर सकते हो। पीडीएफ में नॉर्मल बताया गया है, आपको अगर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह बताया गया कॉन्सेप्ट, आप उससे करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। फिलहाल मैं अपने फॉर्मूले से इसको बताती हूँ। तब तक देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि GO बराबर GO बराबर 32, SHE बराबर 49, तो सम का कोड निकालना है। देखिए, हम इस तरीके से कर रहे हैं, आप पीडीएफ में देख लेना, मे भी पीडीएफ का भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो SHE की वैल्यू है, ठीक है, GO की जो वैल्यू है, SH की जो वैल्यू, उसको इन्होंने रखा गया है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, इसको रख दिया गया है। तो फिर इसके बाद में इसको ना यहाँ से इंटरचेंज कर दिया गया है। सॉरी, ये 8 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, तो इसको इधर ऐड किया गया और इसके बाद में 8 + 19 + 22 बराबर 49 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि SOME सम का, तो सम का यहाँ पर भी हम वैसे ही कर लेंगे। जो वैल्यू आ रही है, पहले इसकी आ रही है 19, इसकी आ रही है 15, इसकी आ रही है 13। ये डिजिट है, जो ABCD में डिजिट डिसाइड है ना, जेड को 26 से डिनोट करते हैं, तो उसी तरीके से मैं निकाल रही हूँ। इसमें कुछ भी नया नहीं है और आप सभी लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे। 8 + 12 + 14 बराबर 22 बराबर +22 बराबर 56। तो यहाँ देखते हैं 56 कोई आंसर है। हाँ, ये देखिए,
ये ए ऑप्शन आपका, जो इन्होंने कहा कि SOMA की जो का कोड क्या होगा इन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं, डायरेक्शन का है। देखो ये इस तरीके से हमने डायरेक्शन बना ली। अब जो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाना है। देखो इन्होंने इस तरीके से जो दिया है मैंने चलाया, तो हमारा एक इस तरीके से डायरेक्शन आएगा। तो जो क्या नाम से इन्होंने पूछा है कि राजेश अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो ये 5 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में है। ठीक है, ये इसका पूर्व का डायरेक्शन है। अब हम आंसर देख लेते हैं। 7 किलोमीटर, 7 पश्चिम पश्चिम, पूरब पूरब, हाँ 5 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर पूर्व या पूर्व। ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पुत्र, बी भाई, सी पति या डी पिता। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि पिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन तो खूब आता है और खूब पूछा भी जाता है। देखो जब भी ये इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप इन सबको खाली इस जो डैश वाली जगह है इसको गिन लो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 है। 6 चौको 24 या 4 6 24 ऐसे कर लो। जब भी इसको करना अपने किसी रफ पेज में निकाल के इसमें कितने कितने के पेयर बनने हैं, 6 6 के भी पेयर बनने हैं, 6 चौको 24 और 4 6 24 भी बनने हैं। चाहो तो आपको 6 6 के पेयर में बांट लो या 4 4 के पेयर में। अक्सर ये नंबर ऐसे मिलते कि पेयर बन सकता है, कभी 15 मिलेंगे, 3 के डिजिट से बांट सकते हो, 3 3 का पेयर बना सकते हो या 5 5 का बना सकते हो, है ना। कभी 18 मिलेंगे तो हम 6 का पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर 4 का बना लेते हैं और ऐसे करके लाइन खींच दो उसकी डैश वाली जगह पे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। देखो मैंने ऐसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया और मुझे पता है कि कितने डिजिट है, तो हमें इसको 4 4 का पेयर बनाने में ऐसे लाइन खींच लेते हैं, मतलब अक्षर के ऊपर से नहीं, ऐसे साइड से 1 2 3 4, फिर खींच लिया 4 का पेयर, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 का पेयर बनाना, 1 2 3 4 20 से कर लिया, 1 2 3 4 ये हो गया और 1 2 3 4 ये। अब इनमें बिठाओ कि कौन सा नंबर इसमें एकदम एग्जिट बैठ रहा है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप तोड़ के करोगे, ये क्वेश्चन कभी मेरा नहीं गलत होता है। ठीक है, देखिए पहले लाइन में मैंने पहले ऑप्शन को बिठाया, नहीं बैठा। अब देखो यहाँ पर मतलब कि बनती चली जाती है लाइनें। मैंने यहाँ पर कितने डिजिट फिल किए, सी को फिल किया, ए को फिल किया, फिर सी को फिल किया, फिर बी को फिल किया। ठीक है, अब देखो इस तरीके से देखो, ए बी ए दिया, डैश दिया था, सी कर दिया, ए बी ए सी डैश बी ए सी ए, फिर यहाँ पर आया ए बी ए सी डैश बी ए सी ए, फिर इसमें नहीं बढ़ना था, ए बी ए सी ए लिखा ही हुआ था, यहाँ डैश था। इस सी को मैंने यहाँ फिल किया, इस ए को मैंने यहाँ फिल किया, इस सी को मैंने यहाँ फिल किया। अब क्या आया, बी ए सी ए, देखो ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर। एक बार हम देख लेते हैं 15 नंबर का, सॉरी सी नहीं बी, ये वाला आ गया, सी ए सी बी को मैंने फिल किया। ये कभी नहीं गलत होगा। आप इसको ऐसे पेयर में गिन लो, पहले कितने डिजिट है आप काट लो और 2 बार केवल करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। ये मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
2 है, डैश 3, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 54, फिर 96 या 96 डैश। तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले 2 को एज इट इज रखा गया है, 2 में 2 का इंटू किया गया, ये 3 आने के बाद 4 आ गया, फिर 4 को एज इट इज रखा गया, 4 में 4 का इंटू किया गया तो 16 आ गया, 4 चौको 16, ठीक है। फिर 16 को एज इट इज रखा गया और 6 का इंटू किया गया, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 96 में इंटू करेंगे तो 486 आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब ऑब्लिक बर्ड, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसमें क्या होगा उसका आंसर, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों से संबंधित है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञान से संबंधित है। ये मतलब एक ऑप्शनल होता है ना, एंथ्रोपोलॉजी, उसी के बारे में। नेक्स्ट आपका इस तरीके से ये कोड दिया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ILG की वैल्यू रख दो और MNP की वैल्यू रख दो, ठीक है। उसके बराबर में ही दूसरी वैल्यू को लेना है तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ABCD में जो डिजिट में वैल्यू होती वही है यहाँ पर। देखो इसमें क्या किया गया है, 18 इंटू 2 का इंटू कर दोगे तो 36 आ जाएगा। 90 इंटू 5 का क्या नाम से कि सॉरी 18 इंटू 5 करोगे 18 पंचे 90 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें फिर किया गया है, 13 इंटू 2 26 आ गया, 13 13 दूनी 26 है ना। और इसके बाद में 13 पचे 65 आ गया। तो इसी तरीके से आई थिंक 15 का करेंगे, 15 पना 15 5 75 आ जाएगा, है ना। 15 2 में 30 और 15 ते 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये खूब क्वेश्चन आता है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो छोटे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज, इस तरीके से काफ़ी किए जाते हैं। देखो पहले तो सीधा सीधा ये आपका यहाँ से ए, ये ऐसे आया ए, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो टोटल आपके जो निकलेंगे वो 10 त्रिभुज निकलेंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे वो अगर निकाल लेते तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये सीधा ऐसे आ रहा है, ठीक है। देखिए करंट के क्वेश्चन आ गए ना, मैंने कहा था करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में रहते हैं। फरवरी 2023 में डस्ट लीग 2023 नामक सेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया। एक तो ये नाम भी कुछ अलग ही हैं, है ना। ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी सिंगापुर या डी ईरान, ठीक है। तो फरवरी 2023 में डस्ट लीग जो सैन्य अभ्यास का आयोजन है भारत एवं उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य किया गया, ठीक है। भारत एवं उज्बेकिस्तान, ए ऑप्शन सही हो जाता है आगे। और इसका आयोजन जो भारत में किया गया वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन है बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी चेन्नई, ठीक है। जो फरवरी 2023 में बायो एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया वो हैदराबाद में किया गया, ठीक है। हैदराबाद में किया गया और ये इसका 20वां संस्करण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ऑप्शन ए अम्फान, बी निवार, सी ग्रेबियल या डी निसर्ग, ठीक है। तो फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने गैब्रियल चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इस चक्रवात से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एवं उत्तरी द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो ग्रेबियल हो जाएगा, ठीक है। करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक, ऑप्शन है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, बी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम,
सी चालक रहित कार नियंत्रण सिस्टम, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फरवरी 2023 में माननीय नितिन गडकरी जी ने जो स्काई यूटीएम का अनावरण किया। स्काई यूटीएम एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, स्काई यूटीएम विश्व में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात नियंत्रण प्रणाली है और इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम है स्काई यूटीएम भी है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है गुरुग्राम, बी जोधपुर, सी चंडीगढ़, या डी लेह। ठीक है, तो फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में स्थापित की गई। इसकी क्षमता 2000 किलोवाट है। ठीक है, चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। एमफेक्स 2023 है एक, ऑप्शन है डाक टिकट प्रदर्शनी, बी अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, सी रेलवे की सी युद्धाभ्यास, या डी रेलवे की प्रदर्शनी, है ना। तो एमफेक्स 2023 जो है वो भारत की तीनों सेनाओं का जल थल नभ अभ्यास है। इसका आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न किया गया। ठीक है, तो युद्धाभ्यास है, वो भी जल थल और नभ तीनों, आकाश भी, एयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, बी अक्षय कुमार, सी पंकज त्रिपाठी, या डी राजकुमार राव। ठीक है, फरवरी 2023 में भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये भी सुन लीजिए कि यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आयुष्मान खुराना, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है कटरा जम्मू एवं कश्मीर, बी गोरखपुर गांव हरियाणा, एक गोरखपुर जिला है, ये गोरखपुर गांव हरियाणा में है। ठीक है, सी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फरवरी 2023 में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट गोरखपुर गांव हरियाणा में स्थापित किया गया। ये बात याद रखना, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, गोरखपुर जिला अलग है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था। ऑप्शन है तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना, बी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, सी उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ में राहत सामग्री भेजना, या डी मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो ए हो जाता है सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में किस संगठन या संघ या संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन है आसियान, बी ओपेक, सी सार्क, या डी यूरोपीय यूनियन, है ना। तो फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन की संसद ने वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अजय बग्गा, बी नील मोहन, सी आदित्य गर्ग, या डी सोहन एस चटर्जी। ठीक है, तो फरवरी 2023 में भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर सुसान वोजस्की का स्थान भी ग्रहण किया, यानी कि इसके पहले सुजान वोजस्की थे, तो अभी नील मोहन जी ने वो स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में जारी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर है ऑप्शन है लंदन, बी वियना, सी न्यूयॉर्क, या डी पेरिस। ठीक है, तो फरवरी 2023 में जारी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है।
पहले स्थान पर आपका जो होता है वो हो जाता है लंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी हैं? ऑप्शन है सऊदी अरब, बी यमन, सी लीबिया या डी मोरक्को। ठीक है, तो रियाना बरनावी जी को जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया और वह सऊदी अरब की निवासी हैं। ठीक है, वो सऊदी अरब की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा? ऑप्शन है पेरू, बी इक्वाडोर, सी मॉरिशस या डी घाना। तो ऐसा जो किया गया है वो आपका ऐसा मॉरिशस को किया गया है। ठीक है, मॉरिशस को सौंपा गया है हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट के कितने बढ़िया और कितने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैं अब दूसरी जब टेस्ट सीरीज अभी अपलोड करूँगी तो उसमें भी आपको करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके करंट के क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं, है ना। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन है दुबई, बी सिंगापुर, सी जकार्ता या डी हनोई। ठीक है, तो फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में आयोजित हुआ, है ना, दुबई में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेता नीतियों एवं सरकारी प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात, है ना। तो फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में वाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई? ऑप्शन है राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल या डी अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में वाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है। और आपको पता ही है कि लिथियम मुख्यतः ईवी बैटरी के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? ऑप्शन है नामीबिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी घाना या डी नाइजीरिया। खूब चर्चा में रहा है। भारत एवं दक्षिण अफ्रीका ने जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट चीता पर एक समझौता हस्ताक्षर किया। इसके तहत 12 चीते भारत भेजे गए, जिनकी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जिनको छोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये तो सबको याद ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन है यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, बी यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थान है, कूट दिया गया केवल फर्स्ट सत्य है, बी केवल सेकेंड सत्य है, सी दोनों सत्य हैं या डी दोनों असत्य हैं, मतलब ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। यायात्सो झील के संबंध में फिलहाल सभी कथन सत्य हैं, यानी कि सी दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन है सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीवक प्रदान करना या आजीविका प्रदान करना, बी रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, सी आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, डी 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो करंट का है केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते जो स्कीम में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से कस्बों एवं शहरों में सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि करंट के लगभग 25 क्वेश्चन से 30 इसमें शामिल किए गए हैं। आपकी टेस्ट सीरीज ये फाइनल हो गई। अब हम तीसरे नंबर की टेस्ट सीरीज देखेंगे, तो कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ आप बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाइए और सारे क्वेश्चन को अटेंड करते जाइए और देखिए कि आप कहाँ कितने मिस्टेक में हो रहे हैं ना। थैंक यू।